हरदीप जी आ जाओ, आ जाओ हरदीप, इधर आ जाओ। आगे हैं सर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारी, वो 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, बहुत ही दूरदर्शी वाला और बहुत ही समता मूलक, वो समता मूलक समाज की जो कल्पना है या उसकी रचना है, वो तब साकार होती है जब हम हर किसी का हाथ पकड़ के आगे लाते हैं। और साथ में मैं और जोड़ दूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, आरक्षण की बात भी की, मगर बाबा साहब अम्बेडकर के जो उनकी स्पीचेज राइटिंग के वॉल्यूम 30 में जाते हैं, तब आरक्षण की बात शुरू होती है। वहाँ से लेके आज तक का ये संघर्ष हम सारी दलित जातियों ने इकट्ठे लड़ा, गाली भी इकट्ठे खाई, शोषण भी इकट्ठे झेला, नाम भी एक ही हो गए हमारे, गाली भी एक ही हो गई, मगर हमें ये कभी नहीं लगा था कि जब कोर्ट फैसला करेगा हमारे खिलाफ, जब कोर्ट फैसला दे देगा हमारे पक्ष में, तो हमारे खिलाफ हमारा ही हिस्सा, जो खुद भी अपने आप को दलित कहता है, शोषित कहता है, पीड़ित कहता है, न्याय की गुहार लगाता है, वो हमारे खिलाफ देश में भी कितना किसका कब्जा है। दूसरा, बुद्धिमता से भी मैं सोच रहा था, जब ये फैसला आया था तो 10-11 दिन हमने कोई कुछ नहीं कहा, खुशी मनाई भी सुप्रीम कोर्ट का अंत तक, जो चूहा खा रहा आज भी। खुद जीतन मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसने स्वीकार किया कि मेरी जाति आज भी चूहा पकड़ के खाती है। मैं जब पटना गया तो मुझे पटना जाके एक बड़ा मेरे मन में था जाने से पहले, उससे पहले मैं एक शो देख के गया था, टीवी पे शो आता कौन बनेगा करोड़पति। तो उस शो में एक बच्चा आया था, कहा गया कि ये एक हॉस्टल है मुसहर बच्चों के लिए जो चूहा पकड़ के खाते हैं, और खोला किसने उसे? एक आईपीएस अफसर सिन्हा ने, दलित ने नहीं खोला, मुसहर बच्चों को रखा गया है। और जब मैं गया तो उनसे मैंने पूछा कि आपने ये क्यों खोला? वो करे, जब मैं पहली बार मेरी पोस्टिंग हुई आईपीएस बनने के बाद, और रेड करनी थी हमने कि जी शराब होती है या कुछ और होता है, इस पे रेड करनी। करे हम रेड करने गए और एक बड़ा सा जो होता पशुओं का बांधने की जगह, उसमें गए, करे हमें कुछ भी नहीं दिखा, सारे सुअर ही सुअर। करे मैं बाहर आ गया, मगर जब बाहर आया तो करे जो मेरे छोटे अधिकारी थे, जो वहाँ का एएसआई एसआई सब, वो कह रहे जी अंदर ही हैं वो कह रहे भाई सुअर है, अंदर आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे जब उन्होंने टॉर्च मारी तो सुअर के नीचे लेट के छुपे हुए। तो कह रहा मैं चुपचाप बाहर आ गया, अधिकारियों को कहा भी निकाल लो, मैं आ गया। मेरे से इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सुअर के नीचे, ये जो देखिए क्लास 1 में इनका आंकड़ा देखिए 399, क्लास 2 में, और उसमें से इनकी संख्या कितनी? 368, यानी 399 में से 368 इनके, और बाकी सारे जितना डीएससी समाज, और छोटे भाई सेट होते जाते थे और भाई को ठोकर मारते जाते थे। अपना बंगला बना लिया, अपनी गाड़ी ले ली, पाउडर लगी बीवी ले ली, फिर भाई को लात मार दी। आज ये भी सारे छोटे भाई जो आज बड़े अफसर बन गए हैं, ये अपनी उस बड़े भाई कौम को लात मार रहे उसी तरह से। मुझे बहुत दुख हुआ, यानी कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मायावती 1 घंटा बोलेगी। मुझे था भी 1 आध ट्वीट करेंगी, चलो उतना बनता है राजनीतिक आदमी का, मगर 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी उसके लिए जिस कौम के बच्चे आज भी सीओर में जिंदा उतरते हैं, जिंदा इतनी बड़ी कोई सूझबूझ नहीं मैं मानता। हाँ, उनके पास थी जो बाम सेफ चलाते हैं, जो महाराष्ट्र से लीड करते और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं। इन सब लोगों से उम्मीद थी कि अच्छी सोच रखेंगे हमारे प्रति, फूट नहीं पड़ने देंगे, इस एकता को और बढ़ाएंगे। मगर जब 21 तारीख को हमने देखा कि पूरी शर्म उतार के सड़कों पे आ गए कि हमें भी अपने दुखों को लेके आगे आना पड़ेगा, तो इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीसरा और आंकड़ा है क्लास 3 का भी मेरे पास, 18,454 टोटल ऐसी टोटल, और उसमें 16,608 केवल एक जाति के। ये इतना बड़ा है। उसका कहता मैं ऑफिसर बन गया हूं,
मैंने शहर में बंगला बना लिया है, ये पुराना कच्चा मकान है, बड़े इनको ही दे दो भाई को जो नहीं पढ़ सकता। असली इंसानियत तो ये है कि इनको दे दो। तो हमने तो अपनी रिट में जो हमने वकीलों से लिखवाया उसमें हमने तो दी कि इसको 7 जजों की बेंच से भी पास करा लो ताकि दोबारा चैलेंज ना हो। वो राय अच्छी थी, नहीं तो हम उलझे रहते आज तक। तो हो गया। उसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखदाई हुआ और उसके बाद थोड़ी प्रतिक्रिया हुई डीएससी समाज की तरफ से भी। लोग सारे सड़कों में, कल दिल्ली मीटिंग बुलाई है, जितनी भी वो जातियां जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग वर्गीकरण कहा है उन सारी संस्थाओं, उनकी संस्थाओं के 1-1, 2-2 नुमाइंदे बुला रहे हैं हम। अभी कल तो छोटा सा होगा जल्दबाजी में, फिर थोड़ा फांसला दे के बड़ी बुलाएंगे मीटिंग, ताकि संगठनों का भी एक समूह बन जाए, हमारी एक कोऑर्डिनेशन बन जाए। कोई बच्चा गलत कदम ना उठाए, अगर कुछ करना पड़े तो हम सारे मिल के एक कदम उठाएं। तो उसमें सबसे बड़ी आज जो जरूरत है, राजनीतिक दल तो बहुत सोच सोच के करते हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना, नफ़ा नुकसान। कल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से बात हो रही थी, तो जैसे हरियाणा का नाम आया, मैं कहा हरियाणा जा रहा हूँ, कह रहे भाई चुनाव आ रहा है, चुनाव में मैथमेटिक्स बदल जाता है। लिखा तो देश के सबसे बड़े पेपरों ने हमारी बात उठाई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, नेशनल हेड अभी संडे लिखा, पंजाब केसरी ने लिखा, अजीत ने लिखा, सारे पेपर हमारे पक्ष में। और मीडिया भी, एनडीटीवी ने खुद, रवीश ने खुद अपनी रिपोर्ट करनी शुरू की। तो वो सहयोग, क्योंकि आप जो आवाज़, और चुनाव केवल यहाँ नहीं है, J&K में भी है और स्टेटों में भी है। तो सरकार से बात तो ना तो हरियाणा में हो सकती है चुनावों के दरमियान, ना केंद्र से हो सकती है। हाँ, केंद्र सरकार का एक प्लस पॉइंट हमारे पास पहले से है ऑलरेडी, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था उससे 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार को, भी सरकार का ओपिनियन क्या है। तो केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उन्होंने लिखित ओपिनियन दिया केंद्र सरकार का कि अगर सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण करता है तो केंद्र सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। तो इसका मतलब केंद्र की सरकार, हम फिर रामलीला करेंगे, पूरी दिल्ली जाम करेंगे। दर्शन जी, आपने बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बात ये कही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजादी को लगभग 77 साल हो गए। ये जो आज भी ना हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके विरुद्ध लोग आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो हमारी सर्वोच्च पावर है ना, न्याय शक्ति, बिल्कुल, उसके फैसले को तो बिल्कुल मान लेना चाहिए। ये कौन जिम्मेवार है? महात्मा गांधी जिम्मेवार थे, जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार थे, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, या ये अपना नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि राजनीतिक विसंगति है। अगर ये आंदोलन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों को सड़कों पे जाना पड़ता है या कोई बंद करता है, वास्तव में तो इसकी जड़ में राजनीतिक विसंगति है। राजनीतिक लोगों की भावनाएं स्वार्थ से प्रेरित हैं। तो ये क्या चीज है वास्तव में? इस बारे में जो मैं देख रहा हूं, पूरा राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। जैसे पंजाब में जब लागू हुआ तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह सीएम थे कांग्रेस के, जब हरियाणा में लागू हुआ तब यहाँ पर भजन लाल सीएम थे कांग्रेस के, मगर जब ये लागू नहीं हुआ तब भी कांग्रेस का सीएम था हुड्डा। और यूपी में ये एक प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव आया जब वहाँ पे सीएम बन के आए राजनाथ सिंह जी। एक प्रस्ताव राजस्थान में भी आया, वो बहुत खूबसूरत था, वो इससे बिल्कुल अलग था, वसुंधरा जी की सरकार में। उसमें तो उसने सीधे सीधे जब लोगों को मिले बताया भी असल में हमारी हालत ये है। तो उन्होंने तो एक सीधा ऑर्डर निकाला कि जितने भी डिपार्टमेंट में जो पोस्ट खाली होगी वो पहले आपको मिले, ये वसुंधरा का ऑर्डर। मगर उसके खिलाफ फिर वो लोग कोर्ट चले गए, रुकवा दिया। अब मैं जो मूल्यांकन करने आपके सवाल पे, तो यानी अच्छे आदमी कांग्रेस में भी रहे, अच्छे आदमी बीजेपी में भी रहे। असल में बड़ी बार जो हुई कि अच्छे हमारे आदमी डीएससी वर्ग के इन पार्टियों का शीर्ष में नहीं रहे, जो जड़ है। जैसे आप सोनिया जी को कभी देखोगे तो शैलजा उसके साथ साथ जा रही है, हमारे में से कोई नहीं था।
यानी हमारा बूटा सिंह के जाने के बाद एक तरह से फुल स्टॉप लग गया। असल में हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पार्टियों की हाई कमांड के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और अब हम ये चाह रहे हैं, हालांकि मुझे अकेले नहीं बोलना चाहिए, अकेले नहीं कहना चाहिए मुझे, कल दिल्ली मीटिंग है, मैं वहाँ साथियों से बात करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें आरक्षण दिया है शिक्षा में, स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और नौकरी में, 2 जगह। तीसरे आरक्षण की हमने लड़ाई और लड़नी है कि राजनीति में भी हमारे आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए जहां जड़ है। एक कहावत है कि जो हाजिर वो वजीर, तो हाजिर वो होते हैं, हम तो है ही नहीं। देखो मुझे अभी ये बता रहे हैं कि हमारा आज भी एक आदमी है इस सरकार में, हरियाणा की सरकार में एक आदमी। और दूसरा भी आंकड़ा लेना, जो आंकड़े मैंने अभी आपको दिए, देखो 3 क्लास के कि 18,000 में से 16,000 हैं। इसका मतलब हो गया कि सीएम के क्लर्कों में अगर 10 क्लर्क हैं तो 3 अगर दलित बैठे होंगे, तीनों ही वही होंगे। उसके अगर वहां सीएम हाउस में 10 ड्राइवर हैं तो 4-5 उन्हीं में से होंगे। यानी सीएम को बताने वाला ड्राइवर भी बैठा है, पीएन भी बैठा है, क्लर्क भी बैठा, आईएएस तो है ही है। हम जाते हैं डेपुटेशन लेके, 3 महीने बाद समय मिलता है, 10 मिनट बात होती है, 10 मिनट बात करके हम बाहर आ जाते हैं, उनके 3 लोग वहीं हाजिर है कान भरने वाले। उसको भरना जरूरी है। राजनीतिक पार्टियों को अब ये सोचना पड़ेगा कि हमारा प्रतिनिधित्व उनकी पार्टियों के अंदर कितना है। शीर्ष नेताओं में कमी नहीं है, जूझने वाले लोग हमारे, लड़ने वाले लोग हमारे कम नहीं हैं और ईमानदार कम नहीं है। रिकॉर्ड निकाल लें, 1975 का रिकॉर्ड निकाल लें, जब इमरजेंसी लगी, जब कांग्रेस टूटने लगी तो डीएससी समाज नहीं टूटा। ये जो आज अगड़े दलित हैं, ये सबसे पहले कांग्रेस को धोखा देके बाहर आ गए। और जब जनता पार्टी टूटने लगी, फिर ये जनता पार्टी को तोड़ के फिर कांग्रेस में वापस आ गए। तो ये हमेशा इन्होंने बगावत की। हमारा तो ये समाज बिकाऊ नहीं है, बहकाऊ है। कांशीराम कहते रहे कि वोट नहीं बेचना। पंजाब की दीवारों में तो एक बड़ी गलत लाइन लिख दी इन्होंने कि वोट बेचना बेटी बेचने के समान। तो मैंने कांशीराम जी को जंद्र के सर्किट हाउस में पूछ लिया कि वोट बेचना तो ठीक है, बेटी बेचने के समान, मगर वोटें लेके सारे एमएलए बेच देना, फिर क्या होगा? फिर वो भड़क गए कि आप कैसे सवाल कर रहे ना हो, मगर अब सामने आ गया तो अब कहना पड़ेगा। दर्शन जी, अभी आपने प्रश्न में कहा कि हमारा समाज बिकाऊ नहीं है। बिल्कुल बहकाऊ है, बहका देते हैं लोग। हाँ, क्या आप ये नहीं मानते कि एक शिक्षा बहुत बड़ा कारण है कि आपके समाज में शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है? अभी आपने देखा होगा, मैं बांग्लादेश के डिसीजन को तो नहीं बता पाऊंगा अभी सही था या गलत था, लेकिन प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा। क्या एक जो आप बातें कह रहे हैं, इनके लिए बड़े जन आंदोलन की जरूरत नहीं है? सड़कों पर आकर जन आंदोलन करने की जरूरत नहीं है? मात्र मीडिया के माध्यम से या इस तरह की? मगर एक लाइन जोड़ रहा हूं कि इसमें भी कभी 4 बार यूपी में सरकार बनी दलितों की, कभी ऐसा प्रयास एक बार हमें बता दें कि उन्होंने कहा एक ऐसा प्रयास किया हो कि आओ जो पीछे रह गए आपको भी स्कूल तक पहुंचाएं, आपके लिए सुविधा जुटाएं। बल्कि एक और बात याद करा देता हूं आपको कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो एक योजना बनी थी, आवासीय योजना दलितों के लिए, उसका नाम रखा गया वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। और जैसे ही मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो मीरा कुमार, शैलजा और सब इकट्ठे हुए, ग्रुप बनाया और सरकार को क्या कहा, जी इस योजना का लाभ नीचे नहीं जा रहा क्योंकि इसमें वाल्मीकि नाम है। इतनी बेशर्मी मेरे लगता कोई नहीं कर सकता। मुझे आगे गए, कह रही जब तक इसमें वाल्मीकि शब्द रहेगा ना फायदा नहीं मिलेगा। वाल्मीकि शब्द अगर ये एग्जम्प्ट करता कि ये योजना केवल वाल्मीकि समाज के लिए है, इसको तो हटाया जाए। जब वो कहता कि है पूरे दल समाज के लिए, वाल्मीकि अंबेडकर नाम रहेगा, उसको हटवाया। दूसरी बात, सड़कों पे नहीं, हम एक एक दरवाजा खटखटाते हैं। पिछले 20 साल से हरियाणा में थोड़ा सा मेरा, इस हरियाणा में इस साइड में मेरा थोड़ा कम हुआ आना जाना, मगर मैंने 20 साल में देश में एक नया काम चलाया। पहले हमारा आंदोलन सत्संग से, साइकिल रैलियों से, मोटरसाइकिल रैलियों से हम करते थे। फिर मैंने एक नई योजना शुरू की, उसका नाम हमने बच्चों की शिक्षा सेमिनार,
आदर्श शिक्षा सेमिनार हमने चलाए। शिक्षा सेमिनार का मतलब था वो सेमिनार नहीं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का सेमिनार तो होता है अभी बच्चे बैठे हैं, एक अच्छा प्रोफेसर हमने बुला लिया किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, वो आके स्पीच देता है, 10 मिनट क्वेश्चन के देता है, चल जाता है। हमारे यहाँ सेमिनार होता है कि उसको 2 बच्चे चलाएंगे, पहले बच्चे ही चुनेंगे हम उसी शहर के, और पहले 2 घंटे बच्चे बोलेंगे, टीचर नहीं बोलेंगे। बैठेंगे मंच पे टीचर ही, अलग अलग यूनिवर्सिटियों से बुलवाते हैं हम, और बच्चों को कहते हैं कि एजुकेशन के मामले में बोलना, और कोई बंदिश नहीं है, आपको जो शिक्षा के मामले में अच्छा बुरा जो कुछ भी पता है 2 मिनट में बोल दो। अब एक बच्चे ने ऐसी बात बता दी जो सच में हमारी विडंबना है। जंदर की एक बेटी बोली, वो कह रही मेरी ताई रोज आती है और मेरी माँ को आके कहती है कि लड़की का कद देख कितना बड़ा हो रहा है, कहीं लड़का लुड़का देख, तो उसे रोज भेज देती किताबें उठा के। तो मैंने कहा बेटे इसका जवाब पता है? करी हाँ। मैं कहा बोल दो, जवाब भी तुम ही बोलो मन से। करी जवाब ये है कि ताई का बच्चा पढ़ा कोई नहीं, हम तीनों भाई बहन पढ़ रहे हैं, तो ताई आके रोकती। ये हमारे अंदर की बात है। तो हमने वो एजुकेशनल सेमिनार शुरू किए हैं, और उसमें दूसरा काम भी कर रहे हैं कि पढ़ना ही जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना आज ये फैसला करना भी जरूरी है। BTech फालतू हो गया देश में, MBA फालतू हो गया देश में, अब लाख डिग्री फालतू हो जाएगी, बिल्कुल बेकार घूमेंगे। ये बताना भी बच्चे को जरूरी है भी क्या पढ़ो जो रोजगार में बदल सके, चाहे रोजगार स्वरोजगार हो, चाहे सरकारी सर्विस या प्राइवेट सेक्टर हो, मगर पढ़ना क्या है ये बताना भी जरूरी है। और हमने अभी सिरसा में तय किया है नवंबर की 10 या 17 तारीख, जिस डेट में भी हॉल मिल जाए यूनिवर्सिटी का, हम वहाँ सेमिनार करने जा रहे हैं, और एक एक दलित बस्ती का दरवाज़ा खटखटा के कि जिसका बच्चा भी 8वीं क्लास से ऊपर, नीचे वाला बच्चा नहीं समझ पाता, 8वीं क्लास का बच्चा और उससे ऊपर जहाँ तक भी है, वो सारे सेमिनार में आओ। और कई सेमिनार, फिरोजपुर में सेमिनार की मिसाल बता रहा हूँ कि हॉल ओवर हो गया, वहाँ देव समाज कॉलेज है, उन्होंने हमें फ्री कॉलेज हॉल दिया, मगर ओवर हो गया। तो मैंने रिक्वेस्ट की लोगों से कि बच्चों को सीट दो और माँ बाप पीछे हो जाओ। माँ बाप नीचे बैठ गए, और ये एक बड़ी बात थी कि माँ बाप किस लिए बैठे, क्योंकि उनके नीचे बैठने से बच्चों के यहाँ 3 स्टार लगना है, IPS का स्टार लगना है बच्चों का, ये माँ बाप समझने लगे। तो हम वो भी कर रहे हैं, केवल यानी सड़क का आंदोलन नहीं, घर घर तक जाएंगे, करेंगे, उस कमी को हम पूरा करने जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर आपके समाज का कोई निर्णय हो? समाज समझदार है, राजनीति समझ में आती सबको, राजनीतिक जो समीकरण होते हैं, है ना, कौन किसके साथ है और कौन वर्गीकरण के साथ है, कौन DSC के पक्ष में है, ये सारी चर्चाएं अभी नहीं। यहाँ हरियाणा में एक DSC मोर्चा बना हुआ है, मैं उसको लगातार पढ़ता हूँ, फॉलो करता हूँ। बहुत सुचेत है बच्चे, और वही अपने माँ बाप को गाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है।